Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदूज न्यूज़पेपर, वो भी 18 सितंबर 2021 का। दोस्तों आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सीधा टाइप कर सकते हैं इकोनॉमिक्स ईजी है और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़ आ रही है जीएसटी काउंसिल को लेकर। दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कि कल की डेट में यानी 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बैठी थी, और उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ आज के इस न्यूज़पेपर में ये चीज़ें आई हैं, और हम एक एक करके सारे पॉइंट पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से मेजर डिसीजन जीएसटी काउंसिल के द्वारा इस बार लिए गए हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जीएसटी काउंसिल ने एक बहुत बढ़िया बढ़िया डिसीजन लिया, तो मतलब मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि हाँ, जो अब मेजर इश्यूज़ हैं उन पर यहाँ पर मुद्दे उठाए गए। देखो सबसे पहली बात तो इन्होंने ये बोली कि जो कंसेशनल टैक्स रेट है कोविड-19 के चलते, अब ये क्या होता है सुनो। जैसे आपने देखा कोविड-19 में बहुत सी ऐसी मेडिकल दवाइयाँ थी जिनका यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे, या मेडिकल जो दवाइयाँ थी वो ज़रूरी थी, तो उन पे जो जीएसटी लगता था तो वो हायर रेट से लगता था, या कोई भी अगर रेट लगता है तो यहाँ पर क्या किया गया था निर्मला सीतारमन के द्वारा, उन सभी मेडिसिन का जो जीएसटी रेट है वो रिड्यूस कर दिया गया था, क्योंकि दवाइयाँ सस्ती होंगी तो लोगों को दिक्कतें कम होंगी। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जितनी पहले हमने टैक्स का रेट किया था अब उसको और ज़्यादा कम कर देंगे। मतलब पहले भी हमने कम किया था, बट अब ये कहा गया, ये प्रपोजल दिया गया कि हम उसमें जीएसटी के रेट को और भी ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे, जिससे जो पहले के कंपैरिजन दवाइयाँ और ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी, ठीक है। और ये सब चलेगा दिसंबर 31 तारीख तक। फिर देखेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इसके बाद सेकंड पॉइंट बोला गया मस्कुलर एट्रोफाई ड्रग। अब इसमें क्या बोला गया कि ये मस्कुलर एट्रोफाई ड्रग है, ये बेसिकली क्या करता है, हमारे यहाँ पर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है या जो कोविड-19 के जो मेडिसिन के रूप में इनको यूज़ किया जाता है, तो ये हमारे लिए एसेंशियल आइटम के अंदर कवर होती है। तो यहाँ पर जो जीएसटी है उसके दायरे से इसको हटा दिया गया। पहले इस पर जीएसटी लगा करता था, लेकिन अब हमने क्या किया है कि जीएसटी के अंदर जो एग्जम्पशन लिस्ट होती है, हमने उसके अंदर इस मेडिसिन को इंक्लूड कर दिया, और आने वाले टाइम के अंदर इस पर कोई भी अब टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम तक टैक्स नहीं लगेगा, अभी जैसी सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से अभी फिलहाल क्या है, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब सिचुएशन आगे ठीक हो जाएगी तो हो सकता है इसको दोबारा से रिवाइज करके पहले ऐसा कर दिया जाए। तीसरा बोला गया है कि जितने भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको जब इंडिया लीज पर लेती है, तो लीज पर लेते टाइम जो उस पर आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, वो क्या कर देगा, हम पूरी तरह से एग्जम्प्ट कर देंगे। इसके पीछे का रीज़न ये बताया जा रहा है कि जब हम एयरक्राफ्ट जैसी चीज़ लेते हैं तो ये इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए हमारे बहुत यूज़फुल होती है, और डिफेंस सिस्टम को अगर इक्विपमेंट महंगे पड़ेंगे तो जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो चीज़ हमारे लिए कंसर्न है, एक मुद्दा बन सकती हैं। तो उस मुद्दे को रिमूव करने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उनकी कॉस्टिंग को रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से उस पर लगने वाले आईजीएसटी को यहाँ पर पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। फोर्थ एक न्यूज़ आ रही है फूड डिलीवरी ऐप टू कलेक्ट जीएसटी इंस्टेड ऑफ रेस्टोरेंट। जिस तरह से रेस्टोरेंट्स वाले अपनी सर्विसेज पर जीएसटी कलेक्ट करते थे, अब जो जोमेटो या स्विगी जैसे आप देख पा रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन फूड ऐप्स है, अब वो भी अपना जीएसटी कलेक्ट कर सकती हैं अपने खुद के नाम से। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर अमेंडमेंट देखिए इसके अंदर। इसका देखा गया टैक्स ऑन फोर्टिफाइड राइस कैनाल फॉर आईसीडीएस स्कीम रिड्यूस फ्रॉम 18% टू 5%। पहले एक पर्टिकुलर राइस होता था, चावल होते थे, उन पे जो जीएसटी का रेट था वो 18% था, उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया गया, जिससे कि उसकी सेल को बढ़ाया जा सके कम प्राइस करके। और जीएसटी ऑन कैंसर ड्रग बॉट डाउन फ्रॉम 12% टू 5%। जो कैंसर के ड्रग्स होते हैं, मतलब मेडिसिन वगैरह जो होती हैं, उन पे जो पहले 12% जीएसटी लगता था उसको रिड्यूस करके 5% जीएसटी यहाँ पर कर दिया गया है। तो मैं कहूँगा कि ये जो मीटिंग है बहुत फ्रूटफुल मीटिंग रही है, और आपको बता दूँ अभी तक जब से जीएसटी बनाए तब से जीएसटी काउंसिल बहुत मीटिंगें कर चुका है, और ये जो थी उसकी 45वीं मीटिंग थी, जिसको कौन चेयर करता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, जो अभी कौन है, सीतारमन है। और ये कब हुआ था, कल फ्राइडे को हुआ था, और लखनऊ के अंदर ये पूरी मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर की पॉइंट्स ये सारे निकाले गए। तो आपको समझना क्या है, आपको समझना है कि जीएसटी जो है सबसे पहले कब आया था, मैं आपको बता दूं 1 जुलाई 2017 को आया था। फिर इसकी जो मीटिंग्स होती हैं उनको जीएसटी काउंसिल मीटिंग बोला जाता है। ये मीटिंग जब से 2017 से ये जीएसटी बना है तब से कई सारी मीटिंग हुई है, और अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई है वो 45वीं मीटिंग हुई, जो कि लखनऊ के अंदर हुई थी, जिसको चेयर किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, जिसके अंदर मेजर अमेंडमेंट क्या की गई कि कोविड-19 के अंदर जितनी वैक्सीनेशन या जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो जीएसटी लगता है उसको पूरी तरह से एग्जाम कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो
जो एयरक्राफ्ट लीज पर लेते हैं उन पर जो जीएसटी लगता है उसको हटा दिया जाएगा, और फूड डिलीवरी ऐप्स भी आगे चल के अपने जीएसटी मैकेनिज्म के अंदर अपने आप को कवर करके जीएसटी कलेक्ट कर सकती हैं। और जो फैटेड राइस होता है उसका जीएसटी रिड्यूस करके 18 से 5 कर दिया गया, और कैंसर के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं उनका जीएसटी 12% से घटा के 5% कर दिया गया। तो मैं कहूँगा ये बहुत फ्रूटफुल मीटिंग रही है और बहुत ही अच्छी रहा। और यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है कि जो जीएसटी है उस काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है इसको भी हम जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे। सर ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई, मैं बताता हूँ आपको। देखो मैंने आपको कल के न्यूज़पेपर में बताया था कि 5 चीज़ें हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगती है। जैसे आपका एक नेचुरल गैस हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एरोप्लेन टरबाइन फ्यूल हो गया, अल्कोहल हो गया। इन 5 चीज़ों पे जो है जीएसटी नहीं लगती। तो सर इसका मतलब इस पर टैक्स नहीं लगता? लगता है, लेकिन पुराने सिस्टम से लगता है। जो आपका डीवेट वगैरह होता है ना, या सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स होता था, उस तरीके से इस पर लगाया जाता है। अब क्या है ना कि वहाँ पर जो रेट है वो बहुत महंगा महंगा रेट है, जैसे 30% है, 40% है, 50% रेट है। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन के चलते इसको जीएसटी के दायरे में नहीं ला रही, क्योंकि जीएसटी के दायरे में लाएंगे तो मैक्सिमम रेट जीएसटी का 28% है, और जो पुराना वाला टैक्स मैकेनिज्म है उसमें 40% तक का रेट दे रखा है। तो अभी क्या रहा है, पेट्रोल क्योंकि इतना महंगा हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर इतना टैक्स लेती है पुराने मैकेनिज्म के थ्रू, अगर हम पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाएंगे तो जीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना है, 28%। तो भी पेट्रोल पहले के कंपैरिजन सस्ता हो जाएगा। अभी इस पर इन्होंने मीटिंग की है, बट अभी इन्होंने कोई साफ तरीके से बोला नहीं है कि हाँ ऐसा हो ही जाएगा। बट हाँ, इस पर भी चर्चा उठी थी, जिस पर अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करना है, स्टैटिकल डेटा पेश करना है। इसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि ऐसा करना है या इसमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है, टैक्स ऑन फैब्रिक गारमेंट्स एंड फुटवेयर हाइक। अब जैसे जो गारमेंट्स प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फुटवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके पर जो जीएसटी का जो रेट है वो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, वो बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। और कहा जा रहा है कि अगर 1,000 से नीचे का है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1,000 से ऊपर का अगर कोई गारमेंट है तो उस पर जो पहले 5 लगता था वो हम 12% लगा देंगे। वैसे इसको पेज नंबर 12 में कंटिन्यू किया गया, बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक न्यूज़ आती है, सुप्रीम कोर्ट कॉलिज्म ऑन मिशन मोड टू फिल वैकेंसीज। अब आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने के अंदर बार 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 डेली न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा है कि जितनी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जो ट्रिब्यूनल्स होती है उनके अंदर जो वैकेंसीज हैं उनको फिल करने की बात यहाँ पर बोली जा रही है एनवी रमना के द्वारा। और कहा जा रहा है हमें अपने जुडिशरी सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की अभी ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को इंसाफ मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो जजेस की संख्या है वो अप्रोप्रिएट नहीं है जनसंख्या के हिसाब से। तो एटलीस्ट जितनी वैकेंसीज पड़ी है उनको तो फिल यहाँ पर किया ही जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे जो जजेस हैं वो यहाँ पर अपॉइंट किए गए। आप यहाँ देख सकते हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर, कुछ महीने क्या, मैं तो कहूँगा पिछले 1 महीने के अंदर क्या देखा गया है कि 9 जजेस जो है उनको अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और 8 जजेस को अपॉइंट किया गया है हाई कोर्ट के अंदर, और 5 जजेस को इंक्लूड किया गया है जो कि चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन के हिसाब से जिनका ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये बहुत मेजर इसके अंदर चीज़ें देखने के लिए मिली है। तो चलो अभी मैं आपको ना ये समझाता हूँ कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ये आखिर होता क्या है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि इंडियन पॉलिटी के अंदर इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए, यहाँ पर आज की डेट है 18, और कॉलेजियम सिस्टम ये रहा। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम हमारे जीएस पेपर नंबर 2 इंडियन पॉलिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर क्या चीज़ बोली गई कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया, 9 नाम जो है वो रिकमेंड किए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट यहाँ पर हो पाए। अब बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। देखो, कॉलेजियम सिस्टम सबसे पहले जब आया था तो यहाँ पर ये होता कि जो जजेस होते हैं तो वो जजेस क्या करते हैं, अपने पुराने, जैसे अभी एनवी रमना है, ठीक है, तो एनवी रमना से पहले जो जज होंगे वो जज डिसाइड करें कि फ्यूचर में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन होंगे। तो पहले जो सिस्टम था उसमें ये हुआ करता था कि जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वही रिकमेंड करेंगे, बाद में प्रेसिडेंट उस पर क्या करेंगे, अपनी असेंट देंगे। तो ये कोलिजम पहले चला करता था, लेकिन बाद में इसको क्या बोला गया कि इस कोलिजम सिस्टम के अंदर लूप होल ये है कि एक जजेस की सुनी जाती है जबकि इसमें मल्टीपल जज होने चाहिए। तब क्या हुआ था कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो 1981 की बात की, 1981 में क्या होता था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे वो जो अपनी रिकमेंडेशन देते थे उसके हिसाब से जजेस का अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसके 1983 के अंदर एक नया कोलिजियम सिस्टम आया जिसके अंदर ये बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनकी रिकमेंडेशन अकेले नहीं मानी जाएगी, बल्कि साथ में 2 जजेस और अपॉइंट किए जाएंगे जो कि सीनियर जजेस होंगे, जिनको अच्छा खासा नॉलेज होगा। तो यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 अदर जजेस, ये 3 जजेस का पैनल होगा जो ये डिसाइड
करेगा कि फ्यूचर के अंदर कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। लेकिन फिर क्या होता है 1998 के अंदर और एक मतलब संशोधन किया आता है, जिसके तहत क्या बोला जाता है कि अब बल्कि 3 नहीं बल्कि 2 और जजेस इसमें अपॉइंट किए गए, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 जजेस थे और साथ में 2 जजेस और जोड़ दिया, यानी टोटल हो गए 5 लोग। ये 5 लोग रिकमेंडेशन देंगे गवर्नमेंट को कि कौन अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि जितने ज़्यादा लोग रिकमेंडेशन देंगे तो उनकी रिकमेंडेशन ज़्यादा अच्छी कारगर साबित होगी, और जो नेपोटिज्म है उसको दूर करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें बनाई। क्योंकि नेपोटिज्म के अंदर क्या होता है कि जजेस अपने फैमिली मेम्बर या जो नॉन लोग होते हैं उनको उनकी रिकमेंडेशन देती है, लेकिन 5 जजेस होंगे तो इसमें हर जजेस का अपना ओपिनियन होगा और एक दूसरे के साथ वो क्या करेंगे, बात विवाद करेंगे, और इससे एक अच्छा जो कोलिज्म निकल कर आएगा। तो ये सारी बातें थी कोलिज्म को लेकर। तो आई होप आपको समझ आया कि कोलिज्म में क्या होता है। अब क्या होता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जब ये अपनी रिकमेंडेशन देते हैं तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं फाइनली कि कौन बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का। वैसे सुप्रीम कोर्ट का ही होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, ठीक है। और आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ समझ आएगी। बाकी इसके पूरे नोट्स जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कोलिजम सिस्टम। इसके बाद दोस्तों आज मेरी वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत है, रीज़न जुकाम हो रखा है, तो प्लीज़ कोशिश करना चीज़ों को समझने की। वैसे ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। चलो अच्छा, एक छोटी सी न्यूज़ आ रही है। इंडिया ने जो है 2.5 करोड़ कोविड-19 की शॉट दी सिंगल डे में, यानी कल की डेट की बात बता रहे हैं। कल इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया है। 17 सितंबर को 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है। आप इस ग्राफ में देखिए, सबसे पहला जो स्कोर इन्होंने खड़ा किया था वो सितंबर मंथ की 1 तारीख को, जहाँ पर इन्होंने लगभग 90 लाख लोगों को वैक्सीन दी, फिर 93 लाख को, फिर 1 करोड़ 7 लाख को। इस तरह से करते करते अब जो हमारा स्कोर है वो 2.5 करोड़ का है। 2.5 करोड़ लोगों को एक ही दिन में वैक्सीनेट किया गया, और ये बहुत ही अच्छी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में चल रहा है। क्योंकि जानते हो वैक्सीनेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारी इकॉनमी रैंप अप करेगी, क्योंकि वैक्सीनेशन और इकॉनमी के रैंप अप में दोनों में ही एक डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पर न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पर अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, सारी लोकल लेवल की न्यूज़ है। यहाँ पर थोड़ा सा आर्टिकल दिया गया, और ये आर्टिकल अफ़गानिस्तान को लेकर है। यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं जिनका नाम है M.K. नारायणा, इन्होंने बेसिकली अफ़गानिस्तान के बारे में बताया कि अफ़गानिस्तान में किस तरह से पहले चीज़ें हुआ करती थी, अब क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझाता हूँ। देखो वो चीज़ क्या है। पहली बात तो आप जानते हो कि जो तालिबानी था वो 1996 के अंदर इन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, और 2001 तक इन्होंने कब्जा किया। लेकिन क्या हुआ था, सन 2001 के अंदर इन्होंने क्या किया, जो यूएसए की ट्विन टावर है उनके ऊपर हमला किया। यूएस को बाद में इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चला कि ये हमला जो है वो ओसामा बिन लादेन ने करवाया, जो कि अफगानिस्तान में रह रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर ओसामा बिन लादेन की टीम अमेरिका में घुस के ट्विन टावर पे हमला करवा सकती है, प्लेन को हाईजैक करके उसको क्रैश करवा सकती है, तो ये तो टेररिज्म को प्रमोट कर सकता है। तो इस बंदे को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या हुआ कि यूएस ने अपनी आर्मी जो है वो कहाँ डिप्लॉय कर दी, अफगानिस्तान में। और जैसे ही डिप्लॉय की तो जो तालिबानी लोग हैं वो डर के मारे भाग गए, और उनको पकड़ भी लिया गया था। तो इसके बाद क्या हुआ, दोबारा इस टाइप की टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो, तो इस वजह से यूएसए ने क्या किया, अफगानिस्तान में तालिबानी को भगा के बाकायदा चुनाव करवाए, उनकी डेवलपमेंट पर खूब पैसा खर्च किया, जिससे टेररिज्म को रिमूव किया जा सके। लेकिन क्या हुआ कि 2020 के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी, वैसे 2019 को बनी थी, तो 2020 के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी तो इन्होंने क्या किया कि अपनी जो आर्मी कूप्स है उनको वापस ले लिया। अब जब वापस ले लिया तो वहाँ पे जो तालिबानी का जो कैप्चर है वो फिर से आ गया 20 साल बाद। अब देखो यहाँ पर अमेरिका ने चाल क्या चली, जॉय बाइडन ने चाल ये चली है कि आप ये चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद जो वहाँ के लोग हैं वो हमारी तारीफ़ करें। तारीफ़ किस सेंस में करें कि जब यूएस के आर्मी ट्रूप्स वहाँ पर थे तो हमारी सुरक्षा बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से अफ़गानिस्तानी तालिबानी लोगों ने कैप्चर किया, हमारे जो राइट्स हैं वो छिन गए। तो इन्होंने क्या किया कि जब सोच के देखो वहाँ पे आर्मी होगी तो आर्मी के लिए वेपन्स वगैरह गए होंगे, आर्मी के लिए बड़े बड़े जो शिप्स नहीं बोलना चाहिए बल्कि उनकी जो अपनी खुद के एयरक्राफ्ट हैं वो भी होंगे वहाँ पे, जो टैंकर्स हैं वो भी वहाँ पर होंगे। तो इन्होंने क्या किया, वो सारे के सारे टैंकर्स वगैरह वहीं पर छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, जानबूझ के, ताकि उसको कौन यूज़ करे, तालिबानी लोग यूज़ करे, ताकि तालिबानी का जो कैप्चर है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। मतलब एक तरह से षड्यंत्र इन्होंने रचा कि हम अपनी आर्मी कोर्प्स को वापस ले लेंगे और जितने भी वेपन्स है वो वहीं छोड़ देंगे, जिससे तालिबानी लोगों का जो दबदबा है वो और बढ़ जाए, और वो किस पर रूल करने की कोशिश करे, अफगानिस्तान पे, और अफगानिस्तान के लोगों को थ्रेट करने की कोशिश करे, ताकि अफगानिस्तान लोग कहे कि जब यूएस की सरकार थी या जब यूएस थी यहाँ पे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रही थी।
यानी अपनी तारीफ करने के लिए उन्होंने खुद इस तरह की हरकत की है। इस पूरे आर्टिकल में यही चीज़ ये डिस्कस की गई है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा इसलिए डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज अफगानिस्तान का इशू तो यार देखो हर दिन न्यूज़पेपर में आ रहा है, ठीक है। चलो, इसके बाद यहाँ पर ये ट्रिब्यूनल को लेकर बात की गई है। दूसरा जो है एक्ट एंड फ्रिक्शन, ये ट्रिब्यूनल को की अपॉइंटमेंट को लेकर बात की है। ऑलरेडी हम कल के क्लास में से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं, और बस 1 मिनट के अंदर आपको इसकी समरी बता देता हूँ। ये बेसिकली क्या बोलता है कि जो एनवी रमना है, इन्होंने कहा था कि जो स्पेशल कोर्ट्स हैं जिनको हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं, जैसे आपके एनसीएलटी हो गया, इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी हो गया, तो इन ट्रिब्यूनल के अंदर अगर जो वैकेंसीज खाली पड़ी है तो उनको जल्दी से फिलअप करेंगे, जिससे कि ये जो स्पेशलाइज्ड कोर्ट है ये अपने डिसीजन को जल्दी जल्दी से जल्दी जो है वो सुना पाए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर अगला आता है द अदर वायरस एम्ड रैंकिंग पेंडेमिक। अब क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ठीक है। इस बारिश के मौसम में कई टाइप के और वायरस पाए गए, और निम्फा वायरस, आपको याद होगा केरला के अंदर पहला निम्फा वायरस का जो केस हुआ था वो 5 सितंबर को हुआ था, जिसमें एक 12 साल के बच्चे की डेथ हुई थी। अभी निम्फा वायरस क्या होता है, बेसिकली ये निम्फा वायरस होता है कि जो एनिमल से ह्यूमन की ओर फैलती हैं, ज़्यादातर ये सुअर हो गया, पिग्स हो गए, आपके जो डॉग्स हो गए, और जो गॉट गॉट हो गई, बकरियाँ हो गई, भेड़ बकरियाँ हो गई, इनसे ये क्या करता है, ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट करता है, और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसमिट करता है। और ये इतना खतरनाक वायरस है क्योंकि अभी तक इस पर कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं किया गया है, और ये आज से काफ़ी साल पहले केरला के अंदर भी देखा था, और पहला केस इसका 1998 के अंदर देखा गया, बट अब ये इंडिया के अंदर थोड़े से केसेस इनके देखे जा रहे हैं। तो एक चिंता की विषय बन गया है कि ये जो निम्फा वायरस है ये आने वाले टाइम के अंदर पूरे भारत के अंदर कहीं फैल ना जाए, ठीक है। चलो, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँ क्योंकि इतना खास अभी इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे यहाँ पर देखते हो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कल मोदी जी का जो था वो जन्मदिन था, और जो बीजेपी के लोगों ने तो खैर विश किया ही, और जो अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं, यानी जो हमारे कांग्रेस पार्टी है, उनके भी लीडर्स ने इनको जो है बधाइयाँ दी। देखो यार ना, पॉलिटिकल चीज़ें अलग है लेकिन पर्सनल रिलेशन लोगों के अलग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है ई ऑक्शन ऑफ गिफ्ट ऑफ पीएम गेट्स अंडरवे। अब जैसे आप जानते हैं कि आप यहाँ पर फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं कि जो इनका भाला है, ठीक है, नीरज चोपड़ा का जो ये भाला आप देख पा रहे हैं, इसका ऑक्शन किया जाएगा। तो क्यों ऑक्शन किया जाएगा, क्योंकि इस फंड का यूज़ फिर हम किसी वेलफेयर एक्टिविटी के अंदर करेंगे। तो जो ओलंपिक प्लेयर्स होते हैं ये खुद अपनी इंटेंशन से क्या करते हैं, अपनी जो ओलंपिक्स में जिन भालों का यूज़ किया जाता है, जिन इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, जिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, उनके ऑक्शन करवाते हैं। तो लगभग इनकी बोली 1 करोड़ लगी है। तो अब ये क्या होता है कि ये जो पैसा है ये जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं इनमें इसको दिया जाएगा। बेसिकली ये क्या किया जाता है, फंड्स को कलेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। कोई खास नहीं होती, इससे बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस इस पर नहीं करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आगे चले तो ये एनआईए को लेकर, चलो इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अब ये जयशंकर कॉल फॉर अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ एलएसी इशू। अब देखो क्या है कि जो जयशंकराचार्य हैं, तो इनकी मीटिंग हुई चाइना के स्पोक पर्सन से। अब इन्होंने जब मीटिंग की तो चाइना के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उनसे मीटिंग करते दौरान इन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह से चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो पिछले कुछ एक सालों के अंदर कितने ज़्यादा ख़राब हो गए, जो नहीं होने चाहिए। यार, हम नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशन कभी हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। देखो, पाकिस्तान उसकी एक्सेप्शन है, पाकिस्तान के साथ ख़राब करते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो बाकी नेबरिंग कंट्री है उनके साथ ख़राब करना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, और खासतौर पर चाइना के साथ। तो यहाँ पर काउंटर करते हुए बोला गया कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके इशू को किस तरह से दूर किया जाए। तो यहाँ पर जयशंकराचार्य ने कई सारे इश्यूज उठाए, जैसे मैं आपको बताता हूँ गलवान वैली को लेकर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप देखो, ये रेड कलर का इलाका आप देख रहे हो, ये हमारा गलवान वैली है। इस पर चाइना ने अपना कब्जा कर रखा है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे भारत का पार्ट है। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो गलवान वैली है इस पर कई सारे इशूज़ उठे थे। इन्होंने क्या किया था कि अपनी पूरी आर्मी जो है वो गलवान वैली में भेजी थी। इसमें हमारे 20 जवान जो है वो शहीद हुए थे, इवन चाइना के भी शहीद हुए थे, बट चाइना ने इस चीज़ को बहुत बाद में जाके एक्सेप्ट किया था। पहले तो नेगलेक्ट कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो गलवान वैली है हमारी वैली है, और ये इसमें एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं, इवन इन्होंने कब्जा भी किया। तो इस बात को लेकर यहाँ पर जो है जयशंकराचार्य ने जो है वो चाइना के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है उनसे बात करते हुए कहा कि अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो हम कभी भी पीस इस्टेब्लिशमेंट पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि हम नेबरिंग कंट्री है तो हमें इन बातों में ज़्यादा सोचना चाहिए, ठीक है। तो इस इशू को उठाएंगे, देखते हैं आगे चल के इसमें क्या होगा। इसके बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया इन्फॉर्म इंडिया अबाउट AUKUS से इन्वॉय। अब क्या है कि आप जानते हो AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, इन्होंने मिलकर, 3 लोगों ने मिलकर क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है उसकी प्रोटेक्शन को लेकर ये ग्रुप बनाया गया, जिसको लेकर चाइना बौखलाया हुआ है कि आखिर ये ग्रुप क्यों बनाया गया, और ये ग्रुप
इंडो पैसिफिक रीजन पे जो चाइना का दबदबा है उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर जो हमारे बैरी ऑफ इंडिया है, इन्होंने कहा है कि इंडिया को हम इसमें ऑब्जर्वर कंट्री की तरह देखते हैं, जो ऑब्जर्वर करें, मेंबर नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वर कंट्री की तरह यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले एयू के इससे पहले इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वाड ग्रुप बनाया गया था, जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 कंट्रीज में क्या थी, इंक्लूडेड थी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों सॉरी, आज गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, प्रॉब्लम हो रही है मुझे आज बोलने में बहुत ज़्यादा। इसके बाद आगे चलते हैं। सीइंग कॉल फॉर मॉडरेट अफगानिस्तान। अब ये अफगानिस्तान का यहाँ पर इशू उठाया गया कि किस तरह से चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने फ्राइडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या वीडियो कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह से अफगानिस्तान पे ये कब्जा हुआ है तालिबानी का, अब हम किस तरह से इसमें पीस इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर बाइडन अनविल टू प्लान कट मीथेन इम्बैशन। दोस्तों ये हमारे एनवायरनमेंट के लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आर्टिकल। अब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में UNFCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCC ने क्या किया, क्लाइमेट को, बदलते क्लाइमेट को सही करने के लिए कई सारी मीटिंग्स करते हैं, जिनको कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज बोलते हैं। उसमें कई मीटिंग हुई, अभी 26वीं मीटिंग हमारी होने वाली है। तो उसमें क्या है कि जो US के प्रेसिडेंट हैं जॉय बाइडन, इन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हमें ना कार्बन एमिशन से ज़्यादा खतरा मीथेन से है। मीथेन एक ऐसी गैस है जो बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर देती है। इवन ये हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के कंपोजिशन को बिगाड़ देती है। ये ओजोन डिपल्शन में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो मीथेन का 40% प्रोडक्शन तो नेचुरली होता है और 60% ह्यूमन मेड होता है। तो उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम के अंदर अगर मीथेन की प्रोडक्शन को कट डाउन नहीं किया गया तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है वो हम ही लोग कहलाएंगे। तो इस वजह से इन्होंने फोकस किया है कि जो COP26 की मीटिंग होगी उसके अंदर मीथेन के यूनिट को किस तरह से कम किया जा सकता है उस पर यहाँ पर पूरी बात की जाएगी। ठीक है, तो ये सारा ये आर्टिकल बोलता है। इसके बाद यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया श्रग ऑफ चाइना एंगर ऑफ न्यूक्लियर सब्स। अभी मैं आपको बताता हूँ, सबमरीन जानते हो ना, जो पानी के अंदर मिलती है। तो देखो आपने एक चीज़ सुना होगा, AU KUS पढ़ाया था ना अभी, ऑस्ट्रेलिया, UK और US। तो उसमें ना ऑस्ट्रेलिया सबसे पिछड़ा हुआ एक तरह से देश समझ सकते हो इन दोनों के कंपैरिजन। UK बहुत बिल्डअप है, USA बहुत बिल्डअप है। तो इन्होंने जब तीनों ने एग्रीमेंट किया तो USA और UK ने कहा कि जो तुम्हारी न्यूक्लियर सबमराइन है ना वो हम तुम्हें देंगे, न्यूक्लियर सबमराइन जो है वो तुम्हें देंगे। वैसे ऑस्ट्रेलिया ने ये डील पहले फ्रांस से की थी, बट फ्रांस ने कहा था 2032 में आपको देंगे। तो इतना लंबा समय हो गया तो उन्होंने वो डील कैंसिल कर दी। अब इंडिया, वो UK और जो USA है, इन्होंने कहा हम आपको न्यूक्लियर सबमराइन देंगे। अब जब न्यूक्लियर सबमराइन देंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो इंडो पैसिफिक है इसमें अपना चक्कर काटेगी। और चाइना इस बात को लेकर बड़ा नाराज हो रखा है। तो चाइना ने काउंटर करते हुए बोला कि इस तरह से आप कोई डील नहीं कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्यों नहीं कर सकते, आप होते कौन है हमें बोलने वाले। यानी अब देखो चाइना, जो ऑस्ट्रेलिया वो एक छोटी कंट्री है, ज़्यादा बोल नहीं सकती है, लेकिन जब से ये USA और UK के साथ मिली है तब से इसका जो लेवल है वो बढ़ गया है। और ये चाइना को साफ साफ करते हुए बोलता है कि तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, हमने खरीद लिया, अब इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बातें, मतलब चाइना बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर गुस्से में है। गुस्से में क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको लग रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन पे जो अभी तक दबदबा था वो अब उसका कम होने वाला है। ठीक है, ये छोटी सी एक न्यूज़ है कि आप जानते हैं कि म्यांमार के अंदर जो है वो पूरी तख्ता पलट हो गया और आर्मी का पूरा कंट्रोल वहाँ पर हो गया। तो वहाँ की जो एउंग संग सू कई, ये जो वहाँ की प्रेसिडेंट थी, इनको बकायदा इनके खिलाफ कई सारे केसेस लगाए गए हैं और इनको अभी एक तरह से अंदर ही बंद कर रखा हुआ है। तो ये सारी बातें हैं, खैर इसमें कुछ खास नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बाद चाइना के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो 90 दिन बाद स्पेस से वापस लौट आए हैं। बेसिकली ये प्रोग्राम क्या चल रहा था, ये अपना खुद का स्पेस स्टेशन जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करना चाह रहे थे, जिस पर थोड़ा काम चल रहा था और 90 दिन लग गए लगभग इस काम को करने में। और ये वापस चाइनीज एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस से वापस बाहर इंडिया में नहीं सॉरी धरती पर आ गए। और यहाँ पर एक बिजनेस सेक्शन न्यूज़ है जिसमें काउंसिल, GST काउंसिल की मीटिंग में फुटवेयर गारमेंट की जो लो कॉस्ट वाली है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया, बाकी सब पे जो टैक्स का रेट है वो इम्पोज कर दिया गया। ऑलरेडी मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारी बिजनेस सेक्शन से अभी कोई खास आज इसमें न्यूज़ आई नहीं है। ठीक है, चलिए, तो एक यहाँ पर पॉइंट आया कि WTO एग्रीकल्चर पैक्ट टाइटल अगेंस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़। आपको मैंने WTO क्या बताया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कहता है कि व्यापार को बढ़ाने के लिए आप किसानों को सब्सिडी नहीं दोगे, क्योंकि किसानों को सब्सिडी देते हो, कॉस्ट कम आती है, इंटरनेशनल लेवल में आपका ही माल बिकेगा, किसी और का नहीं बिकेगा। लेकिन हमारे भारत के जो एक प्रधानमंत्री वो क्या बोलते हैं कि अगर हम अपने किसानों को सब्सिडी दें, हमारा किसान तो मर जाएगा,
हमारे किसान को तो दिक्कत हो जाएगी अगर हमें इससे बिजली पानी अगर हमने सस्ते रेट पर नहीं दी तो उसकी तो अनाज की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो आत्महत्या ही करेगा। तो इसीलिए WTO से इंडिया वाले बहुत पंगा लेते हैं। WTO कहते हैं किसानों को सब्सिडी मत दो, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम तो किसानों को सब्सिडी देंगे क्यों, हमें अपने देशवासी को पहले देखना है। वर्ल्ड ट्रेड हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन पहले एटलीस्ट अपने किसानों की हमें रक्षा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात मुझे इंडिया की बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज की डेट में कौन सी टॉप 50 कंपनियां हैं जो कि निफ्टी के अंदर कवर होती हैं। तो आज की टॉप 50 कंपनी में अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, भारतीय एयरटेल, BPCL, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, HCL टेक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडोन ऑयल कॉर्पोरेशन, ITC, JSW सीमेंट, कोटक बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, SBI लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL और विप्रो। और SDR के अंदर टॉप 5 कंट्री करेंसी कौन सी आती है? US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज युआन। ठीक है, तो आज के द न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।